देखो भाई, आप लोगों के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर एक टीचर है, नाम लिखा हुआ है। ना कभी हमने गलत बोला है, ना आज हम गलत बोलेंगे। हमने कल भी सच बोला था और मैं आज भी सच बोलूंगा। कल सच बोलने का परिणाम है कि हमसे 1 करोड़ रुपए रिकवरी मांगा जा रहा है। मैं कहाँ से 1 करोड़ लेकर आऊँ? मेरे पास नहीं है 1 करोड़। हमने कोर्स नहीं बेचा है झूठ बोल बोल के, हमने किताबें नहीं बेची है झूठ बोल बोल के, हमने गरीबी नहीं बेचा है। आके कभी बच्चों को मिसगाइड नहीं किया है। हमारे पास नहीं है बड़ी गाड़ी, डिफेंडर नहीं खरीद रखा हूँ कि मैं बेच के दे दूंगा 1 करोड़। हमारे पास तो नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं? आप देखो, साफ साफ लिखा गया, लीगल नोटिस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन एग्रेवेटेड ऑनलाइन कैरेक्टर एसेसिनेशन। कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं किया हूँ, सच बोला हूँ। आपके कंटेंट से 20-22 सवाल भी नहीं आए हैं ठीक से, ये बात बता दिया हूँ। जो 4-6 अच्छे सवाल आए थे वो नहीं आए हैं। ये सच बोलने का परिणाम है कि हम जैसे आदमी से 1 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है। मेरे पास तो नहीं है भाई। हमने सिर्फ पढ़ाया है जीवन में। हमारे पास किताबें हैं कमरे में, और इस कमरे को भी हालात में दिखा दूंगा कैमरा घुमा के आखिरी में, कैसे कमरे से क्लास ले रहा हूं अभी। हमने जीवन में बरगलाया नहीं कभी बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ मेहनत किया है। जो बच्चे हमारे पास विश्वास से पढ़ने आए हैं उनको पढ़ाया हूँ, और सर ने उन्हीं बच्चों को धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है, उन्हें किताबें बेची है, उन्हें सपने बेचा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। सॉरी तो आपको आके बोलना चाहिए और बच्चों का फी वापस करना चाहिए जो आपके बैच में एडमिशन लिए थे, जो आपको बैच में पैसा पे किए थे ना आपसे पढ़ने के लिए, और फिर आपके यहाँ से नहीं आया, उसके लिए उन बच्चों को पैसा वापस करना चाहिए। समय तो आप वापस कर नहीं सकते क्योंकि उनका नौकरी होता सर। तो वो जॉब पे जाते, उन्हें लाखों की सैलरी मिलती, तो वो पैसा और सैलरी आप वापस नहीं कर सकते, कम से कम फी उन्हें वापस करना चाहिए। हमसे 1 करोड़ लोगे आप, ले लेना, कपड़े फाड़ के ले लेना भाई, और हमारा खून बेच के ले लेना, किडनी बेच के ले लेना, आंख बेच के ले लेना, मैं दे दूंगा। लेकिन मैं बस आपसे ये बोलता हूँ, आप भी उन बच्चों को लौटा देना जो आपसे पढ़े और आपके यहाँ से नहीं आया है। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ मैं मजदूरी कर लूंगा, आपके घर का साफ सफाई का काम कर लूंगा, बर्तन धो दूंगा। मैं फिर भी 1 करोड़ चुकता करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं उन बच्चों का पैसा देने के लिए जो आपके कोर्सेस में एडमिशन लिए हैं और आपने उनको कंटेंट नहीं पढ़ाया? आपने उनको आधा अधूरा कंटेंट दिया। आपने उन्हें ये पढ़ाया कि बस इतना पढ़ लो आपका हो जाएगा, और उससे आया ही नहीं सवाल। इसकी आप जिम्मेवारी लेंगे तो मैं इसकी जिम्मेवारी लूंगा। और नहीं है सच, सीरियसली कभी जीवन में हमने धोखाधड़ी नहीं किया है। हमने बच्चों से सिर्फ विश्वास के बल पे मैं यहाँ हूँ। चाहे हमारे ऑफलाइन में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी विश्वास के दम पे ही पढ़ रहे हैं, कोई हमने मार्केटिंग नहीं करा है। और आज आज ऑनलाइन में हमारे साथ बहुत से बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। लक्ष्य बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, हजारों बच्चे लक्ष्य बैच में रोज लाइव आके पढ़ते हैं। कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई भी कभी भी गलत इंटेंशन। हमारे क्लास के बच्चों से कभी आप पूछ लो, 1 सेकंड के लिए हमारे मन में ये थॉट नहीं होता है कि बच्चे को कुछ बेच दूं, बच्चे का कुछ कुछ बच्चे से फायदा निकाल लूं। ऐसा कभी नियत नहीं रहा। हमने सिर्फ बच्चों को छोटे भाई की तरह देखा हूँ, अपनी बहन की तरह देखा हूँ बच्चियों को, क्योंकि मेरी खुद की बहन तैयारी कर रही है, मेरा खुद का भाई पढ़ रहा है, मैं कल खुद को पढ़ा हूँ। मैं कहाँ से उठ के आया हूँ मुझे पता है अच्छे से। मुझे पता है एक एक रुपए की कीमत। मुझे पता है कि मैं कहाँ से उठ के आके यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या झेला है। हमने झूठ नहीं बोला है। मैं भाई बोरा पे बैठ के 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, और कभी सच ये बात भी आके नहीं बोला हूँ। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्कूल से पढ़ा, बिहार झारखंड के सबसे टॉप स्कूल संत जेवियर से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दिल्ली में रह के एसएससी की प्रिपरेशन करी। उन्होंने आपको गरीबी बेचा कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। अगर ऐसे लोग गरीब होते हैं तो मैं चाहता हूँ पूरा भारत आपके जैसा गरीब हो जाए सर, क्योंकि कम से कम पूरे भारत एजुकेटेड तो हो जाएगा, अच्छा इंग्लिश तो बोलेगा, अच्छा हिंदी तो बोलेगा। आप पढ़े लिखे हो तो कम से कम बताओ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। क्यों आप उन नेताओं जैसे हरकत कर रहे हो? आपको नेता थोड़ी बनना, आप तो शिक्षक हो। शिक्षक का सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है वो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वही आपका सही नहीं है।
आप अपने चरित्र से ही ऐसे हो कि आपको कोई सच नहीं चुभ रहा है, आपको सच चुभ रहा है। जो अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, वो जीवन में क्या ही करेगा। आप बताओ भाई, पहला चीज क्या सोच के दिया गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इन्होंने कभी कंटेंट पर रिसर्च नहीं किया ना, वैसे कभी हमारे ऊपर भी रिसर्च नहीं किया। ना कभी पढ़ाई में मेहनत किया गया है, ना केस बनाने में मेहनत किया गया है। मेरा खुद का नाम गलत है, मेरा खुद का नाम गलत है, फादर नेम गलत है, एड्रेस गलत है, गलत है। क्या सोच के नोटिस। मुझे इस बात का दुख है कि पहले तो ये पैसा मांगा। कैसा नियत कितना खराब है कि पैसा हमसे रिकवर करोगे। क्या कर लोगे सर? मैं तो दे दूंगा, मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं तैयार हूं। अगर मेरे को कोर्ट बोलती है कि 1 करोड़ देना है, तो मैं अपना खून, किडनी, आंख सब बेच के आपको 1 करोड़ दे दूंगा। कम पड़ेगा, घर पे मैं नौकर का काम कर लूंगा। आप ऑनलाइन आके ये एक्सेप्ट करो कि आप भी उन बच्चों का पैसा लौटा दोगे जिनसे आपने फी लिया है और आपने उन्हें ढंग से नहीं पढ़ाया। बस एक शर्त है हमारा, और कोई हमारा शर्त नहीं। और सारे बच्चों जो उनके कोर्सेज में इनरोल हो, आप उनसे यही बोलो, आप हमारा कोर्स का पैसा लौटा दो। अभिषेक ओझा सर आपको 1 करोड़ देंगे, मैं दूंगा 1 करोड़। आप भी अपना घर, अपना गाड़ी, अपना ऑफिस सब बेच के बच्चों का पैसा लौटा सकते हो, जिसका लेके आपने डिफेंडर खरीद लिया, ऑफिस बना दिया बड़ा सा, शो ऑफ कर दिया, रील बना दिया, जो सपने बेच दिए धोखाधड़ी करके, टोपी पहन के कि हमने सेलेक्ट नहीं हुए थे, हमने नौकरी नहीं लिया है। मैं कितनी बार अपनी नौकरी को बेचा हूँ, कितनी बार अपनी ऑफिस की आईडी कार्ड, ऑफिस का सब कुछ दिखाया हूँ, आज तक तो नहीं दिखाया ना। हमने भी सिलेक्शन लिया था, हमने भी ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग लेटर हमारे आके दोनों दिखा दूंगा। हमने नहीं, हमें पता है कि बच्चों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को फर्क पड़ता है कि कौन सा सवाल सर पढ़ा रहे हैं, कैसा सवाल पढ़ा रहे हैं, उस सवाल से मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपने सवाल पे रिसर्च नहीं किया सर, आपने सिर्फ बच्चों को झूठ बोल के भरगलाने पर रिसर्च किया, आपने मार्केटिंग पर रिसर्च किया, आपने धोखा देने पर रिसर्च किया, बेवकूफ़ बनाने पर रिसर्च किया, भोले भाले बच्चों को लूटने पर रिसर्च किया, और खुद के घर में पैसा भरने पर रिसर्च किया, खुद का अकाउंट भरने पर रिसर्च किया। इस पर आप रिसर्च किए हैं, पढ़ाई पे आपने नहीं रिसर्च किया। आपको तो क्षमा मांगना चाहिए बच्चों से हाथ जोड़ के कि हमारे पढ़ाए हुए नहीं आए हैं और हम आपके पैसे लौटा रहे हैं, जो भी आपके पैसे लिया हूँ फी के तौर पर। इसके लिए आपको फ्रंट पे आना चाहिए। तो आप हमसे 1 करोड़ का डिफेमेशन केस कर रहे हो। पढ़ लो भाई, पहले ये मेरा गलत है, ये मेरा ऑफलाइन का एड्रेस है, ये भी हमारी ऑफिस की एड्रेस नहीं है, ये भी गलत है। नाम गलत, किस आदमी पर ये नोटिस भेजे उस आदमी का नाम गलत है। मेरा नाम अभिषेक ओझा नहीं है, मेरा ऑफिशियल नेम अलग है। नहीं पता है इनको, रिसर्च करना होता है। फादर नेम गलत है, फादर नाम, हमारा एड्रेस गलत है, सब कुछ गलत है, ऑफिस एड्रेस गलत है। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम इन्होंने सही डाला है। लीगल नोटिस है 1 करोड़ रुपए का। अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एंड ऑन, इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है। जैसा खुद का कंटेंट का रिसर्च, वैसा ही मेरे ऊपर का रिसर्च, और रिसर्च के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया है। Under instruction from and on behalf of my client Mr. Aditya Ranjan, having its office at Milan Bihar Gully number 3 adjacent to Marshall Modern School, New Delhi, a reputed and widely respected online educator। बिल्कुल, मैं तो खुद इसकी इज्जत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप बिहार के गौरव हैं। आप भारत में, आपको मिलियंस ऑफ बच्चे फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी नहीं है। पॉइंट ये है, आप बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, बहुत आपका नाम है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन कमी है। चांद में भी दाग है, वो दिखता है। इस बात को ध्यान रखना कि श्री कृष्ण को भी छलिया कहा गया था कुछ कमियों के वजह से। तो भगवान में भी कमी है, तो अपने आप को क्यों परफेक्शन दिखाना। कमियों को एक्सेप्ट करो, लेकिन कमियां एक्सेप्ट नहीं करना है। झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ। झूठ को इतनी बार बोलो कि वही सच लगने लगे। फिर आगे इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी, पढ़ लो आप लोग। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें गलत मिली, तो मैं क्या किया कि 1-2 चीज़ें गलत मिला तो मैंने इसको उठा के चैट जीपीटी पर डाल दिया। तो पहला वाला गलती तो मैं एक लाइन में पकड़ लिया था, ये वाला इट्स और हिज का गलती था। उसके बाद की गलती पढ़ लो। जैसे मुझे पहला गलती मिला यहाँ पर कि इट्स ऑफिस और हिज ऑफिस वाला, उसके बाद मैं बोला कि आगे इट्स ऑफिस एट मिलन बिहार। उसके बाद हमने बोला कि मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं समरी पढ़ लेता हूँ। तो समरी के पहले एरर, ये देखो इन्होंने जो लीगल नोटिस लिखा है इसमें इतने एरर है। यही सारी चीज़ तो पढ़ाई में भी किया गया है ना, पढ़ाते टाइम भी तो यही सारी चीज़ें हुई है।
कंटेंट में भी तो ऐसे एरर है, क्वालिटी में भी तो एरर है। जहाँ मेहनत करना था, जहाँ दिमाग लगाना था, वहाँ दिमाग नहीं लगा है। शॉर्ट्स कैसे एडिट करना है, रील कैसे बना देना है, कंट्रोवर्सी कैसे कर देना है, कैसे अपने से सीनियर एजुकेटरों को मजाक उड़ा देना है, उनको गाली दे देना है, इस पर जीवन भर रिसर्च किए आप, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल डेट। और जब कोई आपके लिए, जो आपका छोटा भाई है, जो सच आके बोल दे कि सर, बड़े भैया आपके यहाँ से नहीं आया है, तो उस पर केस करके 1 करोड़ ले लेंगे। सबको धोखा देंगे, भगवान को कैसे धोखा दे पाएंगे? उनके यहाँ हिसाब बराबर होगा, उनके यहाँ हिसाब बराबर होगा, पूरा पूरा गरम तेल तैयार रखेंगे भगवान। आगे आप पढ़ते जाओगे तो आगे ये पूरा लिखा गया है कि मेरा ये चैनल है जिस पर हमने ये वीडियो बनाया है 31 जनवरी को, कि आखिर क्यों बनाया जा रहा है बच्चों को मूर्ख। आज भी बोल रहा हूँ, बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है, आज भी बोल रहा हूँ वही बात। सीजीएल मेंस वाले में नहीं आया था, टाइमिंग लिखा गया है, और फिर बहुत सारी बातें और अंग्रेजी में लिखी गई है। सच बताऊं तो हमें इस नोटिस से डर नहीं है, हमें इस चीज़ से डर है कि ये आदमी आगे भी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। बताऊं, नहीं, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है भाई, सच बताऊं तो नहीं है हमारे पास पैसे, हमने नहीं वैसे हमारे पास, अभी मैं लक्ष्य बैच पढ़ा रहा हूँ तो 100 रुपये का बैच है, हमारे पास थोड़ी 100 रुपये के बैच में 1 लाख 2 लाख बच्चे इनरोल कर लेंगे कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ ले आकर दे दूंगा। हमारे पास टाइपिस्ट टीम को देना है पैसे, हमें अपने रेंट देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने हैं, हमारे तो अपने घर भी नहीं है यहाँ पर। आपको मैं अगर दिखा दूँ कि थोड़ा सा उसको छोटा कर दो भाई, छोटा कर दो कैमरे को, मैं कैसे जगह से क्लास ले रहा हूँ आपको दिखा दूंगा। देख लो, ये देखो कैसे आसपास पड़ा हुआ है। मैं यही वाला गद्दा डाल के नीचे सो जाता हूँ, यही वाला गद्दा, इसी गद्दे को डाल के सो जाता हूँ, कहीं नहीं जाता, इसी कंबल को ओढ़ के सो जाता हूँ। मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, कहीं नहीं जाता। और उस दिन में मैं यहीं रोज़ यहीं से क्लास लेता हूँ। हमारे पास नहीं उतने पैसे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ हमने नहीं बेचे हैं कोर्सेस झूठ बोल बोल के, हमने नहीं कमाए हैं बच्चों को लूट के, हमने दिन भर बेवकूफ़ बना के दिन भर किताब नहीं प्रमोशन किया है, दिन भर रील नहीं बनाया है, हमने पढ़ाई किया है। हमारे पास किताबें हैं उस कमरे में, कुछ किताब जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता हूँ, किताबें हैं जहाँ पे बैठ के 3-4 लोग, हम लोग 5 लोग काम करते हैं, 2 रूम के फ्लैट से ऑपरेट करते हैं, दिन रात सिर्फ मेहनत करते हैं। बस इस बात का दुख रहता है कि इतना पढ़ने और इतना मेहनत करने के बावजूद ऐसे लोग से बच्चे पढ़ते हैं जहाँ से कुछ आता नहीं है, जहाँ से बच्चों का 3-3 साल 4-4 साल बर्बाद हो जाता है, फिर वो सही जगह आ पाते हैं। और उसके बाद उस आदमी को गलत ठहराने का ये परिणाम होता है ना, सच बोलने का ये परिणाम होता है कि 1 करोड़ रुपए दो। कहाँ से लाओ भाई, 1 करोड़ नहीं है हमारे पास। अब आप बच्चे उनसे बोलो कि 1 करोड़ कहाँ से लाएं, वो आपको लौटा दे तो आप हमें 20-20 30 रुपए करके दान दे देना, मैं 1 करोड़ उनको दे दूंगा। आप अगर उनके कोर्सेज का पैसा ले लेना तो मुझे 10-20 रुपए करके मैं स्कैनर लगा दूंगा, मुझे दे देना, फिर मैं 1 करोड़ उन्हें दे आऊंगा। लेकिन आप अपने, मैं उनके कोर्सेज जो बच्चे लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी किताबें आप लिए हो, उस किताबें में एरर मिलती हो, किताब बेकार क्वालिटी की है, तो उनको बोलो ये किताब अपना ले लो, हमारा पैसा दे दो, अब इसी को सर को मैं पैसा दूंगा, आपको 1 करोड़ भरना है। हमारे पास 1 करोड़ नहीं है। हमने लक्ष्य बैच पढ़ा भी रहा हूँ तो हमारे लक्ष्य बैच में कितने रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए का तो बैच पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से फ्री है। आप पढ़ाओ ना दिन रात खड़ा होके, पर डे 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्लास लेता हूँ सर, ऑफलाइन 3-3 4-4 घंटे लेता हूँ। रात को शाम को जब 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो रात को 10:15 10:30 तक क्लास चलती है, एक लगातार। इतना मेहनत करो, पढ़ाने में दिमाग लगाइए, रिसर्च करिए। पर डे 2.5 घंटे का क्लास लेता हूँ, 5 चैप्टर पढ़ाया हूँ, 75 दिन में सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ सीजीएल के बच्चों के लिए। ऐसा कुछ नया लेकर आइए ना, तो 1 करोड़ का केस करने में दिमाग लगा रहे हो आप, फिर बच्चों को बेवकूफ़ बना के फिर से बैच 35.0 38.0 37.0 लॉन्च करने में दिमाग लगा रहे हो। ऐसे लोग ना, क्या होता है ना कि हम जैसे जो थोड़े से ईमानदार टाइप शरीफ टाइप लोग होते हैं ना, उनको या तो मार दिया जाता है या पागल बना दिया जाता है, दबाव बना बना के। पहले कॉल कर करके दबाव बनाया गया, जब मैं नहीं सुना तो केस करके दबाव बनाएंगे, धमकी देकर दबाव बनाएंगे। मार दोगे आप लोग, मार देना, पहले भी नहीं किसी से डरा हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, मुंह पे बोलता हूँ जो बोलता हूँ,
दो दोहरा दोहरा स्वभाव वाला, दोहरा चेहरा वाला आदमी नहीं हूँ कि कैमरे पे कुछ और कैमरे के बाहर कुछ और। ये सब दोहरे चेहरे वाले लोग हैं जो कैमरे पर आके बच्चों को कुछ बोलते हैं और रियल में कुछ है। हमारा ऐसा स्वभाव नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। जो है सो सामने है, आपके सामने दिख रहा है, हमने कुछ नहीं बोला। उम्मीद है कि ये 1 करोड़ का केस आप खुद वापस ले लेंगे और बच्चों का भी पैसा वापस दे देंगे। नहीं तो फिर कोर्ट में आप भी बच्चों का पैसा लौटाना, हम भी आपको भीख मांग के लाना होगा, आपके यहाँ काम करना होगा, जैसे भी आके करेंगे भाई। चलो हाथ जोड़ रहे हैं सारे बच्चों से कि सही लोग, जेन्युइन लोग को पहचानो। ऐसे फर्जी लोगों से जो पहले गलती करते हैं फिर पैसा भी लूटना चाहते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर है उसको दबा देना चाहते हैं, दबा के मार देना चाहते हैं, क्योंकि अब डर लग रहा है कि इनसे कोई बेहतर पढ़ा रहा है, इनसे कम फी में कोई पढ़ा रहा है, इनसे ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहा है, इसलिए डर लग रहा है। तो ये डर लगेगा और ये डर लगता रहेगा, क्योंकि अब हमने इसीलिए 101 रुपये फी किया हूँ बैच का। बस यही कारण है कि लक्ष्य बैच 101 में लॉन्च किया था, आपके लिए ही, क्योंकि आपने कभी सही से पढ़ाया नहीं है बच्चों को। चलो बच्चों, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास क्या रहा है, भारतवर्ष का परिचय, ठीक है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र से घिरा एक विशाल उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हमारा भारतवर्ष, ठीक है। वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भरत का देश कहा गया है, ठीक है। जैसे वेद वगैरह पुराणों में किस नाम से जाना गया? भरत का देश कहा गया है। और यहाँ के लोगों को भारतीय कहा गया है, यानी भरत की संतान, ठीक है। और विदेशियों ने इसे किस नाम से, इसका नामकरण कैसे किया है? यूनानियों ने इसे इंडी कहा है, ठीक है, नॉट इंडिया, इंडी कहा है। और मुस्लिम लोगों ने इसे क्या कहा है? हिंद या हिंदुस्तान, ठीक है। और बाद में अंग्रेजों ने आके इस इंडी को क्या कर दिया? इंडिया, यानी अंग्रेजों ने कहना शुरू किया इंडिया, ठीक है। तो भारत को कितने भागों में विभाजन किया गया है? ये 3 भागों में हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। एक तो हो गया हमारा इतिहास प्राचीन भारत, ठीक है। तो दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत, तीसरा हो गया आधुनिक भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत के बारे में हमें कहाँ से स्रोत है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है? यहाँ ये भारत जो स्रोत है वो कौन से हैं? धर्म ग्रंथ है, ठीक है। यानी ये चार जो स्रोत है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। एक हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा हो गया विदेशी आक्रमण यात्रियों का विवरण, और चौथा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम धर्म ग्रंथ पे, ठीक है। धर्म ग्रंथ में क्या आ जाएगा? वेद पुराण, ठीक है। तो वेद, भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? वो वेद है, ठीक है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक है। इसके वेद के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, ये वेद व्यास जी द्वारा संकलन किया गया। इसका इन वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है हमारी 4, ठीक है। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा क्या है? सामवेद, और चौथा है हमारा अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है? रचनाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ठीक है। और 10,462 क्या है? रचनाएं हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा गया? होत्र कहा गया, होत्र, ठीक है। और क्या जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से? आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? वो वेद से मिलती है, यानी ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। सामाजिक जीवन के बारे में और धार्मिक विश्वास, ठीक है, यानी ईश्वरीय महिमा के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो किसके द्वारा रचित है? वो इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसके बारे में जानकारी दी गई है? वो सोम देवता को, ठीक है। सोम देवता को क्या है? ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित किसे है? सोम देवता को है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया? खिल कहा गया है, ठीक है। ये अतिरिक्त नहीं है, यहाँ पे हस्तलिखित होना चाहिए, ठीक है। और 10वें मंडल में जानकारी मिलती है पुरुष सूक्त के बारे में, चतुर्थ वर्ण की, यानी जो 4 वर्ण है, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है।
तो ऐसी जानकारी मिलती है कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है, मुख से इन आदि पुरुष ब्रह्मा जी से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य, और शूद्र किससे हुए? चरणों से हुए। ठीक है, आपने 52 अवतार के बारे में बहुत सुना होगा, इनका भी उल्लेख जो कहाँ मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, 52 अवतार 3 पगों वाले, ठीक है, जिन्होंने 3 पगों में पूरी धरती नाप दी थी। और इंद्र के बारे में जो जानकारी मिलती है, इंद्र को 250 रचाएं समर्पित हैं, वो किसको है? इंद्र को है। और अग्नि को 200 रचाएं समर्पित हैं। ये जानकारी किसमें दी गई है? ये सारी चीज जानकारी दी गई है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद जो स्थान आता है वो शतपथ ब्राह्मण का आता है। ठीक है, अब हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं सेकंड क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ बल के नियम दिए गए हैं, मंत्रों का सस्वर पाठ के बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। ठीक है, और यजुर्वेद के जो पाठ करता थे यानी जो ऋषि थे उससे क्या कहा गया? अथर्वणीय। ठीक है, और ये एकमात्र वेद है जो किसमें है? गद और पद दोनों में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है गद और पद दोनों में कौन सा वेद है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे सामवेद पे। ठीक है, गाए जाने योग्य रचनाओं का संकलन किसमें है? वो साम में है। ठीक है, पाठ करता उद्गाता थे, ठीक है, उद्धाता, और उपाधि भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? वो हमारे सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे वेद में। ठीक है, चौथा वेद हमारा क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद इसके रचयिता थे अथर्वा ऋषि। ठीक है, ये वेद आम जन जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? अथर्ववेद में दी गई है। अभिशाप, साप, प्रायश्चित, ठीक है, प्रेम विवाह वगैरह, ये सारी जानकारी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, और इन सभी, और इसमें सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, वो किसमें कहा गया है? हमारे अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, ठीक है, ये अथर्ववेद है, क्या है? सबसे न्यूनतम वेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेद और वेदांग को समझने की चाबी। ठीक है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए हैं। ठीक है, उसमें क्या है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा किसके लिए? उच्चारण के लिए। ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष मतलब किसके लिए? काल गणना के लिए। कल्प। ठीक है, तीसरा वेदांग क्या है? कल्प है, इसमें एक विधि बताई गई है। ठीक है, चौथा क्या है? व्याकरण यानी भाषा शुद्धता। ठीक है, पांचवा वेदांग कौन सा है? छंद यानी मंत्रों की रचना। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्या हो गए? वेदांग हो गए। पुराण, इतिहास की कहानी, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। ठीक है, इसके रचयिता क्या है? लोमहर्ष, उग्र, श्रवा है। ठीक है, और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वंशावली देने वाले प्रमुख पुराण। ठीक है, पुराण से संबंधित वंश क्या है? विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, और मत्स्य पुराण किसके? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, वायु पुराण जो देता है वो हमारे गुप्त वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करता है वो क्या है? वायु पुराण। ठीक है, 5 पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में राजवंशों की सूची मिलती है। इन 5 पुराणों में क्या है? राजवंशों की सूची मिलती है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो हमारा मत्स्य पुराण है। ठीक है, ये सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्री और शूद्र भी इसे सुन सकते थे। ठीक है, स्त्री और शूद्र क्या कर सकते थे? इसे सुन सकते थे, और मंदिरों में पुजारियों द्वारा पाठ किया जाता था किसका? मत्स्य पुराण का। ठीक है, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, यानी शुंग काल का जो इतिहास है वो हमें किसमें मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। नारद स्मृति, इसमें गुप्त युग की जानकारी दी गई है। ठीक है, बौद्ध और जैन साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो जातक कथा है। ठीक है, जातक कथाओं में क्या दिया गया है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां दी गई है। ठीक है, कथा वस्तु में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, यानी बुद्ध के जीवन के बारे में वो किसमें है? कथा वस्तु में है। और जातक में क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। ठीक है, यानी 2 भाग थे बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान। ठीक, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ को कहा गया आगम। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास, जैन साहित्य के यानी जैन धर्म के जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमें किसमें दी गई है? कल्प सूत्र में मिलती है। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन एवं समकालीन संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस जो हम लोगों ने पढ़ा है
उस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, यानी भारत को भारतवर्ष नाम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये किसमें मिलता है, ये हमारे वेदों में मिलता है। ठीक है, वेदों में भारत को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है, और इसे पुराण और महाकाव्य में मिलता है। ठीक है, पुराण और महाकाव्य में क्या मिलता है, भारतवर्ष कहा गया है। यूनानियों द्वारा भारत को किस नाम से जाना गया था। ठीक है, तो ये जाना गया था इंडी। ठीक है, इंडी के नाम से जाना गया था यूनानियों द्वारा। ठीक, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में, क्या, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। ठीक है, और प्राचीन भारतीय स्रोत की संख्या कितनी है, प्राचीन भारत के स्रोत की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, कौन सा हो गया, धर्म हो गया, धर्म ग्रंथ हो गए, और ये हमारे विदेशियों का विवरण हो गया, विदेशी यात्रियों का विवरण जो है। ठीक है, उसमें और क्या हो गया, हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। ये 4 स्रोत क्या है, प्राचीन भारत के हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है हमारे। वेद क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो है वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं। ठीक है, इन वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक है, इन वेद व्यास जी का पूरा नाम था, वो क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल है, और 1028 क्या है, सूक्त है, और 10,462 क्या है, रचनाएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, अभी बताइए कितनी है, 1028 है। ऋग्वेद को पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो ये होत्र कहा जाता था, होत्र। ठीक है, ये कहाँ पे दे रखा है, सी में दे रखा है, सी में दे रखा है। गायत्री मंत्र किस वेद में है, बताइए, गायत्री मंत्र किस वेद में, तो ये गायत्री मंत्र हमारे किस में है, ऋग्वेद की 3रे मंडल में, जो कि किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है और सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ठीक है, तो अभी बताया ये गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। ठीक है, तो सोम देवता का उल्लेख किस में किया गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। पुरुष सूक्त किस मंडल में वर्णित है। ठीक है, तो ये 10वें मंडल में किस पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चतुर्थ वर्ग की उत्पत्ति किस ग्रंथ में बताई गई है, तो ये हमारी बताई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या बताई गई है, चतुर्थ वर्ग की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित रचाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि इंद्र को समर्पित जो रचाएं वो 250 है, और अग्नि को कितनी है, 200 है। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित रचाओं की संख्या कितनी है, तो वो हमारी 200 है, अभी बताया था। तीसरा हो जाएगा सी आंसर इसका। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये अध्वर्यु कहा जाता है। तो जो कि कहाँ दे रखे हैं, तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो यजुर्वेद क्या है, गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में क्या है, यजुर्वेद है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत के जनक को किस वेद को कहा जाता है, वो हमारा हो जाएगा सामवेद। सामवेद हो जाएगा। अथर्ववेद से संबंधित सही कथन कौन सा है, यह केवल यज्ञ से संबंधित है, इसमें संगीत की रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ये चौथा वेद है, उसमें क्या है, ये जीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो किसमें दे रखी है, अथर्ववेद में दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्राचीन एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है, और सबसे लास्ट का क्या है, नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभा एवं सवित्र को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो ये हमारे किस में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, सभा और समित्र किसकी पुत्रियां हैं। ठीक है, तो ये हमारा अथर्ववेद यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेदों को समझने के लिए रचित 6 वेदांगों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सी है। ठीक है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ये तो हमारे हैं 6 वेदांग, लेकिन किसकी बात नहीं की है, वो पुराण। ठीक है, पुराण हमारे 6 वेदांगों में नहीं है।
राजाओं की वंशावली का क्रमबद्ध विवरण किस पुराण में सबसे रूप से मिलता है? ठीक है, तो ये हमारे विष्णु पुराण में राजाओं की वंशावली के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्राचीन सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ठीक है, तो पुराण ये सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जो हमें कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, वेद पढ़ने की अनुमति न होने पर भी कौन से ग्रंथ स्त्रियों एवं शूद्र सुन सकते थे? ठीक है, तो ये क्या है? पुराण। ठीक है, पुराणों को क्या स्त्रियों और शूद्र दोनों लोग सुन सकते थे, जो कि मंदिर में पंडित के द्वारा कहा जाता था, पढ़ा जाता था। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? ठीक है, तो ये हमारी सबसे प्रमाणिक और प्राचीन मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ है। नारद स्मृति किस काल की जानकारी देता है? ठीक है, तो ये गुप्त काल की जानकारी कौन देता है? नारद स्मृति देता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें है? जातक में है। ठीक है, तो जातक में कहाँ दे रखा है? ये सारी चीजें मैंने अभी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ी है, तो वहां से इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। ठीक है, तो आगम हमें कहाँ दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। अथर्व अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्र